आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। तो आइए समझते हैं कॉम्पिटेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस को। तो देखिए, प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ मेटेलिक जिंक इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कहता है क्या, जिंक जो धातु है उसकी एक पट्टी लेना है और उस पट्टी को डुबाना है कहाँ पर न, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में उस जिंक के पट्टी को डुबाना है, जैसा कि फिगर 7.1 में यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसमें देखिए इस जिंक के रॉड को डुबाया गया है। ठीक है। एज शोन इन फिगर 7.1, और इसको डुबा के रखना है फॉर अबाउट 1 आवर, लगभग 1 घंटे तक डुबा के रखना है। तो क्या देखेंगे, तो देखिए यू मे नोटिस दैट, आप ये नोटिस करेंगे कि द स्ट्रिप बिकम्स कोटेड विथ रेडिश मेटेलिक कॉपर। उस जिंक जो पट्टी है उसके ऊपर लाल रंग का मेटल कॉपर की लेप लग जाती है, उसके ऊपर कोट चढ़ जाता है, लेप लग जाता है लाल रंग के मेटेलिक कॉपर का। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे देखिए यहाँ पर कॉपर का लाल रंग का कोटेड चढ़ने लगा है। और धीरे धीरे जो सॉल्यूशन जो नीला रंग का था वो धीरे धीरे वो गायब होने लगा। तो देखिए ध्यान से, पहले ज़्यादा नीला था, फिर कम हुआ, उसके बाद देखिए गायब हो गया, नीला रंग दिखाई नहीं पड़ रहा है अब। फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयंस एमंग द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में जो बना है, रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट में जिंक आयन बना है, कैन easily be judged when the blue color of the solution due to copper ion has disappeared। क्योंकि पहले जो कॉपर आयन था उसकी वजह से नीला रंग था सॉल्यूशन का, किंतु अब कलर नहीं है। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पर जिंक आयन का फॉर्मेशन हो रहा है या हुआ है। तो जिंक आयन के फॉर्मेशन होने के कारण, प्रोडक्ट में जिंक आयन का फॉर्मेशन होने के कारण वहाँ पर नीला रंग जो है वो डिसअपियर हो गया है, यह पता चल रहा है। इफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड, मान लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराया जा रहा है उसी कलरलेस सॉल्यूशन पर, उस कलरलेस सॉल्यूशन पर जिसमें अभी कंटेनिंग मौजूद क्या है, जिंक आयन मौजूद है। ए अपीयरेंस ऑफ वाइट जिंक सल्फाइड कैन बी सीन। तो वहाँ देख सकते हैं कि वाइट जिंक सल्फाइड बन रहा है। वहाँ पर जब जिस सॉल्यूशन में जिंक आयन है उस पर क्या किया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पार किया गया है, तब वहाँ पर क्या बनते दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर बनते दिखाई दे रहा है वाइट जिंक सल्फाइड, जेडनेस देखने को मिलता है, कैन बी सीन ऑन मेकिंग द सॉल्यूशन अल्कलाइन। और इसकी वजह से क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन बन चुका है विथ अमोनिया। तो अभी जो हम लोग जिंक रॉड को जो डुबाए थे कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, उसको लोग इक्वेशन के तौर पर लिखे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक जिंक एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज, देखिए जिंक प्लस कॉपर आयन। तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट में बना है वो जिंक आयन और कॉपर मेटल। तो यहाँ देख सकते हैं जिंक से बना जिंक आयन और कॉपर आयन से बना कॉपर मेटल। तो इन रिएक्शन 7.15 में देखते हैं क्या कि जिंक हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म जिंक आयन।
तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और जिंक आयन बन गया। तो ऐसा जब होता है तो हम लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होना मतलब ऑक्सीडाइज होना। तो देयरफॉर कह सकते हैं क्या कि जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। एविडेंटली नाउ इफ जिंक इज ऑक्सीडाइज, तो प्रमाण यहाँ पर है कि अगर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, किस तरह, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, तो समथिंग मस्ट बी रिड्यूस, तो अवश्य ही कुछ है जो रिड्यूस हो रहा है। एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय जिंक, और ये उस इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेगा जो जिंक ने लॉस किया है। तो मतलब अगर यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा भी है जो उस इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो रहा है। तो कॉपर आयन इज रिड्यूस, तो रिड्यूस जो हो रहा है वो कॉपर आयन हो रहा है। तो कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है कैसे, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक। जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था उसको गेन किया कॉपर आयन ने, और कॉपर आयन रिड्यूस हो गया और कॉपर आयन से बन गया कॉपर मेटल। तो रिएक्शन जो 7.15 था मे बी रिटेन एज, इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के रूप में। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो बन गया जिंक आयन, और कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बन गया कॉपर मेटल। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इक्वेशन जो भी हम लोग देखें 7.15 में, तो इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने देखा 7.15 में, हम लोग उसको जांचेंगे उसके इक्विलिब्रियम के स्टेट को। तो देखिए फॉर दिस पर्पस, तो इक्विलिब्रियम को जांचने के लिए, इस उद्देश्य के लिए, लेट अस प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ मेटेलिक कॉपर। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटेलिक कॉपर को कहाँ पर डुबाते हैं, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम को जांचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर स्ट्रिप को डुबा रहे हैं। नो विजिबल रिएक्शन इज नोटिस, ऐसा कुछ रिएक्शन दिखाई नहीं पड़ता है। एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन, कि अब हम लोग ये पता करें कि उसमें कॉपर आयन मौजूद है कि नहीं। तो क्या करते हैं, वहाँ पर पासिंग करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द ब्लैक कलर ऑफ क्यूप्रिक सल्फाइड। सोचें कि अगर उसमें कॉपर आयन है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पार करेंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्यूप्रिक सल्फाइड मिलेगा जो कि काले रंग का होता है, किंतु ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता है, डज नॉट सक्सीड, ऐसे कुछ सफलता हासिल नहीं होती है। क्यूप्रिक सल्फाइड हैज सच ए लो solubility that this is an extremely sensitive test। क्यूप्रिक सल्फाइड जो है उसकी जो सोलबिलिटी है बहुत ही कम होती है, और ये जो जांच है बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेस्ट है। येट द अमाउंट ऑफ कॉपर आयन फॉर्म कैन नॉट बी डिटेक्टेड। फिर भी यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर आयन जो बना है उसे डिटेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें जांच नहीं हो रहा है। वी दस कंक्लूड दैट, तो इससे हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन, कि जो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के अवस्था में है। यानी 7.15 का जो रिएक्शन है वो कैसा अवस्था में आ चुका है, इक्विलिब्रियम में। ग्रेटली फेवर्स द प्रोडक्ट ओवर द रिएक्शन, और वो जो इक्विलिब्रियम जो आया है स्टेट वो किसके फेवर में है, वो प्रोडक्ट के तरफ में है। तो अभी जो हम लोग पढ़ें दो इक्वेशन की चर्चा किए, एक जिंक के जो पट्टी हैं उसको डुबाए थे कॉपर के सॉल्यूशन में,
कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब जिंक के पट्टी को डुबाए तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला। उसके बाद दूसरा इक्वेशन लिए थे कि जब जिंक के सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जब कॉपर को डुबाया तो किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब कि कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला जब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाएं। किंतु जब जिंक को डुबाए थे कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला था। ये दो चीज़ अभी हम लोग सीखने को मिला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस एक्सटेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाउ टू कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन वाटर। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रिएक्शन को आगे समझते हैं और इस बार हम लोग लेंगे कॉपर मेटल को और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन। तो उसको अरेंज जो करेंगे सेटअप वो फिगर 7.2 में दिखाया गया है। ये देखिए, कॉपर के रॉड को कहाँ पर डुबाया गया है? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, द सॉल्यूशन डेवलप ब्लू कलर। तो धीरे धीरे वो जो सॉल्यूशन है वो नीला होने लगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर आयन ऑन अकाउंट ऑफ द रिएक्शन। जब रिएक्शन होने लगा कॉपर मेटल और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के बीच में, जब रिएक्शन होने लगा तो कॉपर आयन बनना शुरू हुआ और उसी कॉपर आयन के कारण धीरे धीरे वो सॉल्यूशन नीला बनना शुरू होने लगा। जितना कॉपर आयन निकलेगा वो सॉल्यूशन उतना ही नीला होता चला जाएगा। तो और एक समय धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा नीला हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर कॉपर से कॉपर आयन बन रहा है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के आधार पर दर्शाते हैं। तो देखिए, कॉपर से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और कॉपर आयन बन गया और यही जिम्मेवार था नीला रंग उत्पन्न करने का। तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकला और कॉपर आयन बन गया और सिल्वर आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वो देखिए सिल्वर मेटल में चेंज हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है कॉपर से, तो कॉपर का यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हेयर कॉपर इज ऑक्सीडाइज, जो सॉलिड में है, तो कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या बन गया? कॉपर आयन। और सिल्वर आयन जो है वो रिड्यूस हो गया है और वो बन गया है सिल्वर मेटल। तो यहाँ ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेवर द प्रोडक्ट। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम हो रहा है किस फेवर में हो रहा है? प्रोडक्ट की तरफ हो रहा है। इक्विलिब्रियम का जो फेवर है वो प्रोडक्ट की ओर है, यानी कि ये बन रहा है, देख सकते हैं, कॉपर आयन और सिल्वर मेटल। बाय वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट let us also compare the reaction of metallic cobalt placed in nickel sulfate solution। तो विषमता के तौर पर अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर जो करेंगे, रिएक्शन जो होगा वो मेटालिक कोबाल्ट और निकेल सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ देखिए, कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और कोबाल्ट आयन में चेंज हो गया और निकेल आयन जो था सॉल्यूशन में, वो निकेल आयन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बन गया निकेल मेटल। पुनः दोहराना चाहूँगा, देखिए ये इक्विलिब्रियम के समय का है और यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और बन गया कोबाल्ट आयन और निकेल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बन गया निकेल मेटल। अब हमको ये जानना है कि क्या ये जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट के फेवर में है कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के फेवर में है या
बराबर है। तो आइए समझते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट के फेवर में है कि रिएक्टेंट के फेवर में है कि दोनों तरफ बराबर है। तो एट इक्विलिब्रियम, जिस समय इक्विलिब्रियम आया, केमिकल टेस्ट, तो केमिकल टेस्ट से ये रिवील होता है, ये खुलासा होता है कि दैट बोथ, दोनों ही आयन, निकेल आयन और कोबाल्ट आयन आर प्रेजेंट एट मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम के समय दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मध्यम में था। ऐसा नहीं कि निकेल आयन ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि कोबाल्ट आयन ज़्यादा है, दोनों ही मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में था इक्विलिब्रियम में। इन दिस केस, तब ऐसे स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि नाइदर द रिएक्टेंट नॉट द प्रोडक्ट आर ग्रेटली फेवर। मतलब इक्विलिब्रियम के समय ना तो ये प्रोडक्ट के फेवर में है और ना ही रिएक्टेंट के फेवर में है। दिस competition for release of electron incidentally remind us the competition for release of proton among acid। तो यहाँ जो हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज की जो घटना जो देखें, इससे हमें ये याद दिलाता है, ये हमें बताता है कि विभिन्न एसिडों के बीच में प्रोटॉन निकलने की कंपटीशन को बताता है। द सिमिलरिटी सजेस्ट दैट, तो ये समानता बता रहा है, सुझाव दे रहा है कि वी माइट डेवलप ए टेबल, कि हम इससे एक टेबल विकसित कर सकते हैं, एक सारणी बना सकते हैं, इन विच मेटल एंड देयर आयन्स आर लिस्टेड, जहाँ पर मेटल को और उनके आयन को लिस्टेड किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, और किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के आधार पर उस टेबल को तैयार करेंगे। मेटल और उनके आयन को दिखाएंगे किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करने के आधार पर। जस्ट एज वी डू इन द केस ऑफ एसिड, जिस प्रकार हम लोग एसिड में दिखाते हैं, और वो एसिड में क्या दिखाते हैं, इंडिकेट करता है उसका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का। जिस प्रकार हम लोग टेबल में देखते हैं, एसिड को दिखाते हैं कि कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसका। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग एक टेबल तैयार कर सकते हैं मेटल का उनके आयन के बीच में, और उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज के आधार पर तैयार कर सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव ऑलरेडी मेड सर्टेन कंपेरिजन, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग कंपेयर कर चुके हैं। यहाँ पर भी जो भी जितना भी बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे थे, विभिन्न मेटल्स के बीच में कंपेयर कर रहे थे। तो बाय कंपेयरिंग वी हैव कम टू नो दैट जिंक रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू कॉपर। तो अभी लोग जितना भी रिएक्शन देख रहे थे उससे हमें जानकारी हुआ कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और कॉपर को दिया। जिंक से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर कहाँ जा रहा था, कॉपर में, एंड कॉपर रिलीजेज इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर, और कॉपर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होके गया सिल्वर में। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी को देखिए, तो जिंक से गया कॉपर में, यानी कि जिंक में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता है कॉपर के तुलना में। कॉपर के तुलना में जिंक में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता है। उसी प्रकार कॉपर से सिल्वर में गया है, तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता ज़्यादा है सिल्वर के तुलना में। तो तीनों पर हम लोग को कंपेयर हो गया, तब जिंक पर, कॉपर पर और सिल्वर पर। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा तब रिलीजिंग करने की क्षमता, जिंक का। तो देयरफॉर तब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल इज इन ऑर्डर। तो इसको ऑर्डर में दर्शाएंगे तो सबसे ज़्यादा जिंक का, उससे कम कॉपर का, उससे कम सिल्वर का। वी वुड लव टू मेक आवर लिस्ट मोर वास्ट एंड डिज़ाइन। इन कंपेयर करके एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करने की क्षमता है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है किसमें कम रिलीजिंग करने की क्षमता है। ए मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि हम लोग इस तरह कंपेयर करके एक
सीरीज तैयार कर सकते हैं, मेटल एक्टिविटी सीरीज, या दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार कर सकते हैं, इस तरह के कंपेयर करके। द कंपटीशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस मेटल हेल्प अस टू डिजाइन ए क्लास ऑफ सेल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो कंपटीशन हो रही थी कि किससे इलेक्ट्रॉन निकलने की ज़्यादा क्षमता है, किससे कम है, तो कंपटीशन फॉर इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस मेटल, तो विभिन्न मेटल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो कंपटीशन था, तो उससे कहीं ना कहीं हमें मदद मिला डिज़ाइन करने का। क्या डिज़ाइन करने का? सेल्स को बनाने का। सेल, क्लास ऑफ सेल, सेल के निर्माण में, सेल के डिज़ाइन में कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिला। ये इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, रिलीजिंग होने की किसमें ज़्यादा क्षमता है, उसी के कंपटीशन के आधार पर, मतलब किस मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रवृत्ति है, किस में कम इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रवृत्ति है, तो इस आधार पर, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग को मदद मिला सेल के डिज़ाइन करने का, सेल को बनाने का, जिसका नाम है नेम्ड एज गैल्वेनिक सेल, इन विच द केमिकल रिएक्शन बिकम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उन गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी कि सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होने का सोर्स है उनमें केमिकल रिएक्शन होना। वी वुड स्टडी मोर अबाउट दीज सेल्स इन क्लास 12th। तो हम लोग क्लास 12th में इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, इस सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में।